Hey guys, welcome to online civil engineering classes and हमने 1000 MCQ सीरीज़ के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमने अभी तक 40 क्वेश्चंस 40 टू 45 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं हम, है ना। 45 क्वेश्चंस के अराउंड हम इसमें कवर कर चुके हैं और अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 200 से लेकर 250 तक के कॉन्सेप्ट्स हम देख चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग के। ठीक है, मेरी आप सबसे यार एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को है ना मिनिमम 15 मिनट देखो, कम से कम 15 मिनट देखो। उसके बाद फिर आगे देखना है या नहीं देखना वो आपकी वो है डिसीजन है, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम 15 मिनट देखो। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या बेनिफिशियल होता है इस तरह से एमसीक्यू को सॉल्व लगाने का। ठीक है, जिस तरह से मैं एमसीक्यू को लगवा रहा हूँ ये 1000, इससे आपको पता चलेगा कि एक ऑप्शन से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किस किस टॉपिक पर हम बात कर सकते हैं, हम कितनी बातें एक टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा हमारा रिवीजन होगा या जितने ज़्यादा हमारे नोट्स अच्छे बेहतर बनेंगे उतना बेहतर हमारे लिए रहेगा। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है ना, उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, पर बार बार देखो इसको। और कोशिश करो कि इसको मिनिमम 1.5x पर देखने की कोशिश करो और मैक्सिमम 2x पर देखने की कोशिश करो। ठीक है, 1.5 से एक हैबिट डालना शुरू करो और 2x तक जाने की कोशिश करो। और देखो कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखो, जितनी बार हो सके उतनी बार देखो। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज से आगे। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द श्रिंकेज लिमिट ऑफ क्ले हुज वॉइड रेशियो इन ड्राई स्टेट इज 0.55 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.75। ठीक है, एसएल बताना है उसको, श्रिंकेज लिमिट बताना है, जिसमें कि उसने जो वॉइड रेशियो दे रखा है 0.55 दे रखा है और ये ड्राई स्टेट का वॉइड रेशियो है, हुज वॉइड रेशियो इन ड्राई स्टेट इज 0.55 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.75। ठीक है, तो एट श्रिंकेज लिमिट, जो श्रिंकेज लिमिट पे क्या होता है कि जो वाटर कंटेंट होता है या सेचुरेशन होता है हमारा, सेचुरेशन जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन एज डिग्री ऑफ सेचुरेशन एज जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये मिनिमम वाटर कंटेंट होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो एक मिनिमम वाटर कंटेंट होता है एट विच डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू 1, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट। ठीक, अब क्या फॉर्मूला है, एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी एस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये जो होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी एस। तो अब इसमें क्या होता है कि एस की वैल्यू तो हम 1 रख देंगे एट श्रिंकेज लिमिट, जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 होता है। अब ये हमें श्रिंकेज लिमिट निकालनी है ना, वाटर कंटेंट वही होता है, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। ठीक है, ये ही हमें निकालना है। तो डब्ल्यू एस कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई जी एस। ई की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0.55 डिवाइडेड बाय 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 20%। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये तो बात हो गई क्वेश्चन की, अब समझते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स की। देखो क्या होता है एट श्रिंकेज लिमिट, इस चीज को समझना। श्रिंकेज लिमिट के मैं यहाँ पे सारे फॉर्मूले आपको लिख रहा रहा हूँ और थोड़ा श्रिंकेज लिमिट के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना। हेडिंग डालो एक श्रिंकेज लिमिट की, SHRIN श्रिंकेज लिमिट की। अब देखो यहाँ पे मैं अगर एक कर्व बनाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि एक कर्व मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक, और यहाँ पर है वाटर कंटेंट। ठीक, तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनता है। इसमें 3 प्रकार की लिमिट्स होती हैं, 1 2 3। ठीक है, ये 3 प्रकार की लिमिट होती हैं। ऑलराइट, अब जो 3 प्रकार की जो लिमिट होती है वो होती है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ LL, यहाँ पे मैं डालता हूँ प्लास्टिक लिमिट और यहाँ पे डालता हूँ मैं श्रिंकेज लिमिट SL। ठीक, SL को WS भी बोलते हैं।
ये यहाँ पर वॉल्यूम है V, यहाँ पे लेट से ये वॉल्यूम है VS, और इसके ऊपर जो भी वॉल्यूम रहेगा वो सॉइल का वॉल्यूम रहेगा V। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, V ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो श्रिंकेज लिमिट पे हमें क्या, ये VS क्या है, ये VS है वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट एट श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट। अब ये जो वॉल्यूम यहाँ पर, ये जो ओरिजिनल कर्व बनता है ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, पर अभी जो हमने लिया है यहाँ पे एक कुछ ऐसा बैंड डायरेक्ट ले लिया है। तो ये क्या बोल रहा है कि देखो, जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट डिक्रीज करेंगे, इस तरफ हम जाएंगे, तो ये जो हमारा वॉल्यूम है ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये वाटर कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इस तरफ। और एक लिमिट आ जाएगी जब वाटर कंटेंट, जब वो जो लिमिट आएगी, वो जो लिमिट रहेगी श्रिंकेज लिमिट जब रहेगी, तब श्रिंकेज लिमिट जब आएगी उसके बाद फिर अगर हम वाटर कंटेंट कम करते हैं इस लिमिट्स के बाद से, तो इस वॉल्यूम में, सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा। वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, इसके पहले क्या हो रहा था, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट कम कर रहे थे सॉइल के अंदर, वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। और इस पॉइंट के बाद, बियॉन्ड दिस पॉइंट, वॉल्यूम जो रहेगा वो कांस्टेंट होएगा। तो मतलब इस यहाँ से लेकर, इस स्टेट से लेकर इस स्टेट तक आने में जो वॉल्यूम हम कम कर रहे हैं, मतलब वाटर कंटेंट कम कर रहे हैं, तो पहले क्या, वाटर एक्सपेल हो रहा है। इस रीजन में क्या हो रहा है कि वाटर क्या कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है, बाहर हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस रीजन में आने के बाद जो वाटर है वो वाटर एक्सपेल ना करते हुए अब एयर एक्सपेल कर रही है इस रीजन में। ठीक है, ये एयर एक्सपेल हो रही है, और इस रीजन में कौन एक्सपेल हो रहा है, वाटर एक्सपेल हो रहा है, एक्सपेल्स, वाटर एक्सपेल्स। ठीक है, और इस रीजन की जो सॉइल रहती है, ये वाले रीजन की सॉइल जो रहती है, इस रीजन की सॉइल को बोलते हैं पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, पार्शियली पार्शियली सेचुरेटेड सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, और जब वाटर कंटेंट एकदम जीरो हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ड्राई सॉइल हो जाएगी, ड्राई स्टेट हो जाती है सॉइल की, है ना, इस केस पर। ठीक है, उसके पहले सॉइल कैसी रहती है, पार्शियली सेचुरेटेड होती है। और जैसे ही वाटर कंटेंट हम मान लो इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ से वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं सॉइल में, तो यहाँ तक एक पॉइंट आता है जिसको हम श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। उस पॉइंट पे सॉइल कंप्लीटली सेचुरेटेड हो जाती है, मतलब सॉइल के अंदर पूरी तरह से पानी भरा गया है। अब अगर इससे ज़्यादा आप पानी डालोगे, एक इस लिमिट से ज़्यादा अगर आप पानी सॉइल के अंदर डालोगे, तो क्या होगा कि उस सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाएगा। और जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो किसके बराबर होगा, वो आप जितना पानी डाल रहे हो, ठीक है, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डाल रहे हो उतना ही चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा। ऑलराइट, ये है श्रिंकेज लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो श्रिंकेज लिमिट क्या बता रही है कि ये जो स्टेट होती है ना, at shrinkage limit the degree of saturation of water, degree of saturation of soil is equals to 1। और एक ये मिनिमम लिमिट होती है, या इसको बोल सकते हैं मिनिमम लिमिट होती है, जिस पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये मिनिमम लिमिट होती है। और या ये कह सकते हैं कि हमने मैक्सिमम वाटर कंटेंट की, या हमने इतना मैक्सिमम वाटर निकाल दिया उसमें से, अगर उसकी से ज़्यादा अगर हम सॉइल में से वाटर निकालना चाहेंगे, इस लिमिट से ज़्यादा हम सॉइल में अगर वाटर निकालना चाहेंगे तो नहीं निकाल सकते। ये मैक्सिमम लिमिट भी होती है और मिनिमम भी लिमिट होती है। मैक्सिमम लिमिट किसके लिए होती है, ये मैक्सिमम लिमिट होती है डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए। क्यों, क्योंकि देखो इस लिमिट से ज़्यादा, है ना, इस लिमिट से ज़्यादा अगर हम पानी वाटर इसमें डालेंगे तो भी क्या रहेगा कि वैल्यू क्या रहेगी डिग्री ऑफ सेचुरेशन की, एज इज इक्वल्स टू 1 ही रहेगी। यहाँ पे एज इज इक्वल्स टू 1 ही रहेगी। और मिनिमम लिमिट किसके लिए होती है, मिनिमम लिमिट होती है वाटर कंटेंट के लिए। ठीक है, वाटर कंटेंट के लिए अगर इस लिमिट से हमने कम वाटर कंटेंट कर दिया तो फिर पानी एक्सपेल होना बंद हो जाएगा। फिर कौन सी क्या एक्सपेल होना शुरू हो जाएगी, एयर एक्सपेल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रीजन होता है ये पूरी तरह से सेचुरेटेड रीजन होता है। दिस रीजन, ये जो रीजन है ये सेचुरेटेड रीजन रहता है। ठीक, सेचुरेटेड रीजन बोल रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, सुपर सेचुरेशन भी यहीं आती है। अब ये जो एक लिक्विड लिमिट है, एक प्लास्टिक लिमिट है और एक श्रिंकेज लिमिट है।
तो इसकी भी वैल्यूज़ फिक्स हैं, कितनी क्या वैल्यू होती है वो हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, अभी हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ समझो, यहाँ पर इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं श्रिंकेज लिमिट के, उसको फटाफट लिख डालो, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको फटाफट और याद कर डालना भाई इसको। चलो आ जाओ, मैं इसको रब कर रहा हूँ और याद डालना जो जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ। श्रिंकेज लिमिट को मैं डब्ल्यू एस से डिनोट करूंगा, ठीक है, किससे डिनोट करूंगा, डब्ल्यू एस से। तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला लिखो, इसका सबसे पहला फॉर्मूला लिखो। चलो एक डायग्राम होता है, पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ फटाफट बना के। लेट्स से ये हमारा सॉइल का टू फेज डायग्राम है, जिसमें कि ये यहाँ पर सॉइल है लेट्स से, और यहाँ पर वाटर है। ठीक है, ये जो स्टेट है ये लिक्विड लिमिट की स्टेट है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने इसमें से वाटर कम करा, ओरिजिनल स्टेट है, मान लो कुछ भी बोल सकते हैं, प्लास्टिक स्टेट है, लिक्विड लिमिट स्टेट है, मैं डायरेक्ट श्रिंकेज लिमिट पर आ रहा हूँ, ये वाली स्टेट पर अब मैं आ रहा हूँ, इस स्टेट पे मैं आ रहा हूँ। पहले मैंने आपको यहाँ की स्टेट बता दी, अब मैंने मान लो यहाँ से वाटर कंटेंट कम करा। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हैं वो तो वही सेम रहेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स सेम रहेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर कंटेंट हम क्या कर रहे हैं, इसमें से डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक, लेट्स से यहाँ का जो वाटर, ये जो टोटल वॉल्यूम है, इस सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम है उसको मैं V1 नाम दे रहा हूँ लेट्स से, और इसको मैं VS नाम दे रहा हूँ, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हैं। ठीक, अब देखो और सॉलिड्स को VS नाम दे दिया मैंने। अब देखो कि ये जो डिक्रीज हुआ है लेट्स से, इसको मैं नाम V2 दे रहा हूँ। ठीक है, ये नाम मैं V2 दे रहा हूँ। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है, जितना वाटर कम हुआ है, जितना वाटर हमने एक्सपेल कर दिया है, वो क्या होगा, ये जो रीजन होगा, वो रीजन होगा ना V1 माइनस V2। ठीक, लेट से इसका मास m1 है जब सॉइल लिक्विड लिमिट स्टेट या फिर प्लास्टिक लिमिट स्टेट पर है, और जब सॉइल श्रिंकेज लिमिट स्टेट पर है, ये श्रिंकेज लिमिट स्टेट पर है WS पे, इसका मास मैं बोलता हूँ m2 है। ठीक है, इसका मास मैंने m2 बता दिया है और जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हैं वो VS हैं। अब एक और फेज डायग्राम बनता है जहां पर मैं इस स्टेट पे पहुंच गया हूं जहां पे सिर्फ एयर ही बची है, वाटर पूरा रिमूव हो चुका है। ये एक स्टेट ये वाली भी आ चुकी है जिसमें ये एयर है और ये जो है ये सॉलिड्स हैं पूरे हमारे। ठीक है, ये सॉलिड्स हो गए। ठीक, ये तीन स्टेट्स का यूज होता है इसमें, और इसको ही मैं बोलता हूँ लेट्स से एम, इसको मैं नाम देता हूँ, इसका मास देता हूँ m3। अब m3 किसके बराबर होगा, इस सॉलिड्स के बराबर, क्योंकि एयर का कोई वेट या मास नहीं लेते हम, तो m3 इज इक्वल टू ms लिख सकता हूँ ना, मास ऑफ सॉलिड्स। ms क्या है, मास ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो अब श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला जो होता है यहाँ से समझना, WS इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड्स इन सेकेंड स्टेज। ठीक है, ये सेकेंड स्टेज, ये वाली जो सेकेंड स्टेज है एट श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, एट SL। ठीक है, या सेकेंड स्टेज बोल सकते हैं। इसमें वेट ऑफ वाटर क्या है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे वेट ऑफ वाटर क्या है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स कितना है। ठीक है, बस वही निकालना, और यही हमारा मतलब यहीं से हमारी श्रिंकेज लिमिट के फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे, यहीं से ये बेस है एकदम श्रिंकेज लिमिट का। ओके, तो देखो अब वेट ऑफ वाटर हमको स्टेज 2 में निकालना है, तो मैं यहाँ से V2 माइनस V1 लिख सकता हूँ ना इसको। वेट ऑफ वाटर को मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर होएगा V2 माइनस VS, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। तो वेट ऑफ सॉलिड्स को मैं WAC लिख देता हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ देखो कि इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे इसको मैं गामा W को क्या लिख सकता हूँ, WS इज इक्वल टू V2 माइनस VS इंटू G इंटू रो W डिवाइडेड बाय G इंटू गामा S।
ये लिख सकता हूँ, तो ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी रो एस है ना, यूनिट वेट, यूनिट वेट के फॉर्म में था, उसको मैंने किस में कर दिया, डेंसिटी के फॉर्म में, यहाँ पर हमने इक्वेशन को लिख दिया। ठीक है, मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इंटू वी भी मैं लिख दूंगा, तो इंटू वी एस कर दूंगा तो मास के फॉर्म में आ जाएगा। ये मास के फॉर्म में लिख दूंगा मैं इसको, तो एम एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एम एस एम टू ये मास के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेट्स से ये सब मास के फॉर्म में ही है, तो मैंने इसको मास के फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको हम मैं फिर से लिख कर बता देता हूँ। इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू वी टू माइनस वी एस इन टू रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम एस। बस मेरा यही कहने का है कि इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो क्या है कि एम एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एस को मैं लिख सकता हूँ वी एस इंटू रो एस, ये लिख सकते हैं हम एम एस को। ठीक है, या फिर एम एस को एक चीज और लिख सकते हैं, एम एस को हम लिख सकते हैं जी एस इंटू रो डब्ल्यू इंटू वी एस, ये भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, वापस से ऊपर ला रहा हूँ आपको, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे। हाँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूँ, आप कंटिन्यू लिखते जाना। मैंने जो अभी लिखा है डब्ल्यू एस इज इक्वल टू वी टू माइनस वी टू माइनस वी एस इंटू रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम एस को मैं लिख रहा हूँ, अब यहाँ से ध्यान से देखते जाना, वी टू माइनस वी एस इंटू रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम एस को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जी एस इंटू रो डब्ल्यू इंटू वी एस, रो डब्ल्यू से रो डब्ल्यू कैंसल। ठीक है, अब यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, अलग अलग में कर दूंगा तो वी टू डिवाइडेड बाय जी एस इंटू वी एस। ठीक है, माइनस वी एस डिवाइडेड बाय जी एस इंटू वी एस। ठीक है, तो वी एस से कैंसिल हो गया, ये जी एस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स होता है जी एस। ठीक है, अब ये जो बचता है वी टू अपॉन वी एस जो होता है, ये होती है इस पूरी टर्म को अगर हम देखें, या जी एस इंटू वी एस में देखूं, है ना, अगर मुझे इसे ड्राई डेंसिटी के, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर मुझे डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय रो डी इंटू वन माइनस जी एस। ये फॉर्मूला भी मैं श्रिंकेज लिमिट का लिख सकता हूँ। इस पूरी टर्म को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैसे करा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे,
ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर आपको सारे श्रिंकेज लिमिट के अब फॉर्मूले लिखा देता हूँ। मैंने बहुत बेसिक बता दिया है, अभी इसका पूरा डेरिवेशन होता है, मैंने बस बहुत बेसिक बताया आपको, वो गेट के हिसाब से है। आप अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो जो मैं यहाँ पे फॉर्मूलेज आपको लिखवा रहा हूँ वो आपको याद रखना है श्रिंकेज लिमिट के। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है डब्ल्यू एस इज इक्वल टू, है ना, रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय रो डी 1/GS। पहला फॉर्मूला ये हो गया। रो डी क्या है? ड्राई डेंसिटी, ठीक है, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। GS है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, है ना, और रो डब्ल्यू है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हो गया फर्स्ट। जो सेकंड फॉर्मूला है डब्ल्यू एस का, सेम, इसको हम लिखते हैं 1/SR डिवाइडेड बाय GS, ठीक है। ये होता है SR, SR होता है श्रिंकेज रेशो, श्रिंकेज रेशो, श्रिंकेज रेशो लिखो इसको, इसका फॉर्मूला लिखो श्रिंकेज रेशो का, SR का फॉर्मूला लिखो, SR होता है, यही होता है ना, रो डी डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू। इसको हम GM भी बोलते हैं, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये GM हो गया। उसके बाद एक और फॉर्मूला लिखो श्रिंकेज रेशो का ही, एक और फॉर्मूला लिखो जो कि बहुत IMP है, इस साल पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। V1 माइनस VD डिवाइडेड बाय VD डिवाइडेड बाय चेंज इन वाटर कंटेंट 1 माइनस WS मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। परसेंटेज में हमें ये देना है। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉरी, V1 है वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट स्टेज 1, एट स्टेज 1, ठीक है। VS जो होता है ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, VD सॉरी, ठीक है, इसको लिखो VD इज इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। W1 क्या है? W1 है वाटर कंटेंट एट स्टेज 1, और WS है वाटर कंटेंट एट स्टेज, जब ड्राई स्टेज पे हो या WS वो होता है, ठीक है। इसको हम हमारा ये भी बोल सकते हैं कि 2, यहाँ पे VD की जगह हम स्टेज 2 भी ले सकते हैं। अगर हमने क्वेश्चन में मान लो इसने दिए कि ड्राई स्टेज ना देते हुए ये हमें स्टेज 2 दे दे, है ना, स्टेज सेकेंड दे दे, तो भी हम यहाँ पे V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V2 होल डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। और VD भी मैंने बता दिया। ये कुछ श्रिंकेज लिमिट के फॉर्मूले थे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा काम के हैं श्रिंकेज लिमिट के फॉर्मूले। और एक जो फॉर्मूला जो आपने को मैंने बताया वो तो है ही, WS इज इक्वल टू GSE इज इक्वल टू W इंटू G जो होता है वही है ये, WS इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय GS, ऑलराइट। सो ये कुछ हमारे फॉर्मूलेस थे श्रिंकेज लिमिट से रिलेटेड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये, द कंक्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 200 बाय 400 mm इज प्री स्ट्रेस्ड with a force of 400 kilonewton at an eccentricity of 100 mm. The maximum compressive strength in concrete is। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है वो, कि ये एक बार दे रहा है हमें जिसकी डेप्थ 400 mm है, ठीक है, प्री स्ट्रेस का क्वेश्चन है, और जो विड्थ है ये 200 mm है, और आगे जो बोल रहा है प्री स्ट्रेस विथ अ फोर्स, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दे रहा है, P की वैल्यू जो दे रहा है वो 400 किलो न्यूटन दे रहा है, ठीक है। इसकी CG कुछ ऐसी होगी, और जो इसेंट्रिसिटी हो रही है, इसेंट्रिसिटी एट एन 100 mm, 100 mm की इसेंट्रिसिटी है, ये 100 mm है, ठीक है। ये 200 mm हो जाएगा इसकी CG से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये भी 100 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, कहाँ पे फोर्स लग रहा है? यहाँ पे फोर्स P लग रहा है, और P कितना लग रहा है? 400 mm लग रहा है, ठीक। अब वो बोल रहा है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी होगी, बता दें इसको। तो
एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ पी फोर्स है। तो एक तो होगा डायरेक्ट स्ट्रेस का, डायरेक्ट स्ट्रेस आएगी, ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, जो कि है P डिवाइडेड बाय एरिया, P डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक। और एक और जो होगी वो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण होगी। अब प्री स्ट्रेसिंग फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो नीचे कंप्रेशन होगा और ऊपर टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नीचे कंप्रेशन को ले रहा हूँ ऐसे, ये प्लस और ये माइनस, ठीक। ऊपर टेंशन, नीचे कंप्रेशन, ये पूरा कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन को प्लस ले रहे हैं, ठीक है, और ये टेंशन को माइनस। अब देखो यहाँ पर जो डायरेक्ट स्ट्रेस बनेगी, ये जो बनेगी, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये होगा P इंटू ई डिवाइडेड बाय जेड। जेड क्या हो जाएगा, जेड होता है सेक्शन मॉडुलस, जो कि होता है आई डिवाइडेड बाय वाई, ठीक। मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। आई जैसे क्या होता है बी डी क्यूब अपॉन 12 डिवाइडेड बाय बी बाय डी बाय टू, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, z की वैल्यू होगी वो होगी बी डी स्क्वायर, z की वैल्यू जो होगी वो होगी बी डी स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। ये z की वैल्यू हो जाएगी। बी डी क्यूब अपॉन 12 जो रेक्टेंगल होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और जो y होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है एक्सट्रीम फाइबर से एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस, ठीक है। ये एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस है, ये y/2, ठीक। तो ये कितना है 200 ही तो है, d/2 ही तो है, ठीक। d/2 ये इसको हम y बोलते हैं, ये d/2 होता है, ठीक। तो बी डी स्क्वायर अपॉन 6, तो बस ये हमने निकाल लिया है z। अब आ जाओ इधर, जो टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस थी, कंप्रेसिव स्ट्रेस को मैं FC से डिनोट कर रहा हूँ, तो P अपॉन ए प्लस PE अपॉन Z, ठीक है। P की वैल्यू है 400 10⁻³ न्यूटन, एरिया जो है 200 इंटू 400 प्लस 400 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय ई। ई कितना है इसेंट्रिसिटी 100, ये वाली इसेंट्रिसिटी है, ये वाली 100 की इसेंट्रिसिटी, ई इज इक्वल टू 100 इसने दे रखा है हमें, ठीक है, गिवन है। और यहाँ पे आ जाएगा z, तो ये हो जाएगा b 200 इंटू 400 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। बस इसको लगा देना, सॉल्व कर देना, जो भी आंसर आए वो आपका आंसर मिल जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व नहीं करा इसे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट यूजफुल जियोसिंथेटिक प्रॉपर्टीज, ये हमें कोई सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। द फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 कॉन्क्रीट, M30 कॉन्क्रीट की फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ पूछ रहा है वो, तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं M30 की, वो होती है 0.7 रूट ऑफ FC के, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देना, FC के हमें पता ही है कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तो ये लगा देना, जो भी आंसर आए ये देख लीजिएगा आप, इजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। फॉर ए क्ले विथ OCR ग्रेटर देन 4 इन CD टेस्ट, द ए फैक्टर एट फेल्यूर विल बी। ए फैक्टर मतलब ये जो ए फैक्टर और बी फैक्टर होते हैं, ये सिम्टम्स स्किमटम्स की बात कर रहा है, ठीक है, सॉरी स्किमटम्स पैरामीटर्स की बात कर रहा है। तो देखो स्किमटम्स पैरामीटर यहाँ पे ही देख लो, स्किमटम्स पैरामीटर से लिख देता हूँ, स्किमटम्स पैरामीटर, पैरामीटर, ठीक है। ये कब यूज करते हैं, या पोर प्रेशर वाटर भी बोलते हैं, पोर प्रेशर पैरामीटर भी बोलते हैं, वाटर नहीं सॉरी, पोर प्रेशर पैरामीटर्स भी बोलते हैं। और इन्हें कब यूज करा जाता है, ये इनको यूज करा जाता है अनट्रेन्ड कंडीशंस के लिए, ठीक है। अनट्रेन्ड कंडीशन में इसे हम यूज करते हैं। पहली बात, जो पैरामीटर्स जो होते हैं वो होता है, एक होता है ए और एक होता है बी, ये दो फैक्टर्स होते हैं, ए एंड बी, ये दो फैक्टर्स हमारे रहते हैं। अब सबसे पहले हम पैरामीटर बी की बात कर लें, पैरामीटर बी, ठीक है। मैं यहाँ पे, क्योंकि ये इजी है समझना अभी, इसलिए पैरामीटर बी की बात करो आप यहाँ पर, तो ये पैरामीटर बी ये बोलता है कि जो फॉर्मूला होता है पैरामीटर बी का, वो होता है चेंज ऑफ पोर प्रेशर, चेंज ऑफ पोर प्रेशर ड्यू टू सेल प्रेशर,
चेंज इन लिखो इसमें, चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू सेल प्रेशर, सेल प्रेशर मतलब सिग्मा 3, ठीक है। तो ये बी होता है, इसको हम बोलते हैं बी, डिवाइडेड बाय इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, डिवाइडेड बाय यहाँ लिखना चेंज इन, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल प्रेशर, ठीक। तो इसको जो हम लिखेंगे, देखो एक चीज़ देखो कि जो स्किमटम्स होते हैं, जब हम स्किमटम्स के एनालिसिस करते हैं तो जो टोटल पोर प्रेशर, जो टोटल चेंज इन पोर प्रेशर लेते हैं उसमें ऐसे कुछ लेते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। U3 ले रहा हूँ मैं, इसमें चेंज, इसमें बोलते हैं चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू डेविएटर स्ट्रेस, ड्यू टू डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। चेंज इन पोर प्रेशर लिखना है इसको, चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू डेविएटर स्ट्रेस, और ये क्या है, ड्यू टू चेंज इन सेल प्रेशर, ठीक है। चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू चेंज इन सेल प्रेशर, पहला ये हो गया, और दूसरा जो होता है चेंज इन डेविएटर स्ट्रेस। तो ये जो दोनों के सम करने के बाद हम टोटल चेंज इन पोर प्रेशर निकालते हैं। चेंज इन पोर प्रेशर टोटल ऐसा निकलता है डेल्टा यूडी प्लस डेल्टा U3, ठीक है। तो ये चेंज इन पोर प्रेशर तो ये रहा हमारा, ये हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा, बी का फॉर्मूला जो बनेगा, मैं बी का फॉर्मूला यहाँ बताता हूँ आपको। बी इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा U3 डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा 3, है ना। ये चेंज इन सेल प्रेशर है, ठीक है। डेल्टा सिग्मा 3 क्या है, चेंज इन सेल प्रेशर, मतलब ये डेल्टा डी है और ये डेल्टा सिग्मा 3 है, ठीक है। ये डेल्टा डी सिग्मा डी है और डेल्टा सिग्मा 3 है। जो सेल प्रेशर के अंदर कितना चेंज हम ला रहे हैं, मतलब पहले मान लो 100 था, अब हमने 200 कर दिया, तो कितना चेंज आ गया, 100 का चेंज कर दिया हमने, ठीक है। वही चीज़ है डेल्टा सिग्मा 3, पहले मान लो हम 100 की लगा रहे थे, अब हमने 200 की लगाई स्ट्रेस, तो कितना चेंज आ गया, 100 का चेंज आ गया। ऑलराइट, तो ये हो गई बी की बात। पहले बी की बात, जो बी का फॉर्मूला क्या है एक बार अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ। बी इज इक्वल टू जो होता है डेल्टा U3 डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा 3, है ना। और जो बी की वैल्यू वेरी होती है 0 to 1 वेरी होती है। 1 किसके लिए होती है, फॉर सेचुरेटेड सॉइल, और 0 होती है ड्राई सॉइल के लिए, ड्राई स्टेट ऑफ सॉइल। ये हो गया बी की वैल्यू। अब आते हैं ए का फॉर्मूला। ए होता है, ए को समझने से पहले ये समझो, डेल्टा U3 जो मैंने बताया था, उसमें क्या बताया था, सॉरी डेल्टा U, उसमें मैंने क्या बताया था, डेल्टा UD प्लस डेल्टा U3 ये बताया था, ठीक है। अब डेल्टा U3 की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा U3 की वैल्यू तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ B इंटू डेल्टा सिग्मा 3, ठीक है, चेंज इन सेल प्रेशर। अब इसी फॉर्म में मुझको लिखना है डेल्टा U का, इसी फॉर्म में मुझको लिखना है डेल्टा UD के बारे में, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होगा A इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल प्रेशर, ठीक। ये कुछ फॉर्मूला होता है जो कि इन स्किमटन्स ने दिया है, और ये बहुत बहुत फेमस फॉर्मूला है, इसको मार्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए, ये इस ए की वैल्यू अब हमें देखना, हमने बी को समझ लिया है, अब ए को समझना है। तो यहाँ पे डेल्टा यूडी को तो हमें समझ में आ रहा है, डेल्टा यूडी क्या है, चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू डेविएटर स्ट्रेस इज इक्वल टू ए इंटू बी, है ना, डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3 ये आ रहा है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इस ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक। इस ए बी को ए बार से भी डिनोट करा जाता है, ए डॉट बी को ए बार से भी डिनोट करा जाता है, डेल्टा यू डी इज इक्वल टू ए बार डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3, इससे भी डिनोट करा जाता है।
अब ए की वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे। अब हमारे मेन पॉइंट पर आते हैं, बात करते हैं। जो ए की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव कहाँ तक जाती है? ये 3 तक जाती है, और 3 से भी ज़्यादा जा सकती है, 3 तक तो जाती है, ठीक है। और 3 किसके लिए होती है? ये 3 होती है लूज सेचुरेटेड सॉइल्स के लिए, लूज सेचुरेटेड फाइन्स या सॉइल, फाइन सॉइल के लिए, ठीक है। और जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो जाती है 0.5 तक, नेगेटिव वैल्यू जाती है इसकी, और वो जाती है OCR के लिए, है ना। जो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स होती हैं, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स होती हैं, उनके लिए इसकी वैल्यू क्या जाती है? नेगेटिव वैल्यू जाती है। तो ये ए और बी के पैरामीटर थे। और जो ए की वैल्यू डिपेंड करती है, जैसे बी हमने क्या बताया, कांस्टेंट होता है 0 से लेकर 1 तक, ऐसे ए की वैल्यू है ना, ये ए कांस्टेंट नहीं होता, इज नॉट ए कांस्टेंट, इज नॉट अ कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है बहुत बहुत अलग कंडीशंस पे, जैसे स्ट्रेस कंडीशन क्या है ना, स्ट्रेन की कंडीशन क्या है, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, और जो तीसरी है कि कौन सी टाइप है, टाइप ऑफ सॉइल पूछता है वो, कि टाइप ऑफ सॉइल क्या है, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स पे ए की वैल्यू डिपेंड करती है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टाइप ऑफ सॉइल। और ए की वैल्यू जो वैल्यू होती है वो -0.5 से लेकर 3 तक जाती है। 3 किसके लिए होती है? लूज सेचुरेटेड फाइन्स के लिए होती है। और जो ए -0.5 किसके लिए होती है? जो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स होती हैं वो, उनमें, ठीक है। जिनका OCR ग्रेटर देन 1 होता है उन्हीं को ही हम ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल भी बोलते हैं। हाँ, ठीक है, ये हो गया हमारा, बी भी हो गया। ऑलराइट, सो ये हो गई हमारी पूरी बात यहाँ की। अब आ जाओ क्वेश्चन पे हमारे। ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसमें ये बोल रहा है, मैं इस सबको रब कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें ये बोल रहा है कि फॉर अ क्ले OCR ग्रेटर देन 1, OCR ग्रेटर देन 4 बोल रहा है वो। तो मैंने क्या बोला कि OCR अगर ग्रेटर देन 1 भी हो जाएगा तो वो कौन सी सॉइल कहलाएगी? ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल कहलाएगी, ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो इसके लिए जो ए की वैल्यू जो होती है वो काय में जाती है? नेगेटिव में जाती है। तो हेंस नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव किसके लिए जाती है? पॉजिटिव जाती है लूज सेचुरेटेड फाइन्स के लिए। ये पॉजिटिव वैल्यू तक वेरी कर देता है ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन, MU लिमिट, RU लिमिट, BD² M20 के लिए और FE415 के लिए RU की वैल्यू पूछ रहा है कि RU कितना होगा, है ना, बैलेंस सेक्शन के लिए। तो देखो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए देखो क्या होता है कि FE415 पूछ रहा है, FE415 पूछ रहा है। तो MU लिमिट मैं तीनों के लिए बता देता हूँ आपको। 0.134 FCK इंटू BD², ठीक है। ये किसके लिए होता है? ये होता है FE500 के लिए, पहली बात। ठीक है, MU लिमिट 0.138 FCK BD², ये हो जाएगा FE415। और MU लिमिट 0.148 FCK इंटू BD², ये हो जाएगा FE250, ठीक है। इसकी वैल्यू वो ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 415 के लिए बात कर रहा है वे। तो MU लिमिट आप 1.38 FCK अगर रख देंगे, ठीक है, 415 स्टील के लिए, BD² तो वो दे ही रहा है, और जो कंक्रीट दे रहा है वो कौन सा दे रहा है? M20,
ठीक है। तो एफसीके की वैल्यू 20 रख देना, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 2.76 इसका आंसर होना चाहिए। आप एक बार कैलकुलेट करके देखना। जो क्यू की वैल्यू होनी चाहिए वो 2.76 होती है, इसको क्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर क्यू को। ठीक है, या तो फैक्टर ऑफ मोमेंट रेजिस्टेंस बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये बोलते हैं। अब थोड़ा सा इस बात को समझना कि ये वैल्यू आई कहाँ से है। इसका फॉर्मूला देखते हैं। चलो, एमयू लिमिट का फॉर्मूला देखते हैं। ये होता है 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिट मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट। ठीक, एक्स यू लिमिट की जो वैल्यू होती है, एक्स यू लिमिट की वैल्यू होती है वो होती है 0.4। सबसे पहले 0.53 में बता देता हूँ। 0.53 ऑफ डी फॉर एफ ई 250। ठीक है, सिमिलरली 0.48 होती है डी। डी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ है ना, ये हो जाती है एफ ई 415 के लिए। और 0.46 जो होती है, 0.46 डी जो होती है वो होती है एफ ई 500 के लिए। ठीक, तो ये एक्स यू लिमिट की हमने वैल्यू दे रखी है। एक्स यू लिमिट ये वैल्यू आती कहाँ से? तो इसका फॉर्मूला होता है 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 ऑफ एफ वाई। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ से आई है। एक्स यू लिमिट की जगह हम क्या लिखते हैं? के डी भी लिखते हैं। ठीक है, के डी है ना। तो के फैक्टर ये रहा 0.53, 0.48, 0.46, ये के फैक्टर है। तो इसकी इसी की ही जगह हम लिखते हैं 0.36 एफ सी के। यहाँ मैं लिखता हूँ के इंटू डी इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू के, और बाहर डी के डी के साथ और यहाँ के डी के साथ इस डी को कॉमन ले लेता हूँ इंटू बी। ठीक है, ये वाला बी। तो ये क्या हो जाएगा? 0.36 एफ सी के 1 माइनस 0.42 इंटू के मल्टीप्लाइड बाय बी डी स्क्वायर। तो बस इसी को ही, इस ही फैक्टर को क्यू बोला जाता है। ये ठीक, इस फैक्टर को क्या बोला जाएगा? क्यू बोला जाता है। और इस क्यू की वैल्यू मैंने आपको ऊपर बता दी है कि क्या क्या होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप। जैसे के की वैल्यू पहले क्या रखोगे? मान लो एफ ई 250 है ना। तो इसमें के की वैल्यू कितनी है? 0.53 है। तो 0.53 यहाँ पे के की वैल्यू रखना है ना, यहाँ पे 0.53 वैल्यू रखना, और यहाँ पे के की वैल्यू 0.53 रखना, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना 0.36 एफ सी के इंटू 1 माइनस 0.42। तो जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा 0.48 ऑफ एफ सी के। ठीक है, जैसे जैसे एफ सी के बढ़ाओगे वैसे वैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। एज पर IS 1892 व्हाट शुड बी द कटिंग एज सैम्पलिंग ट्यूब। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर सैम्पलिंग ऑफ अनडिस्टर्ब्ड क्ले सॉइल। चलो, जो IS 1892 जो होता है, ये होता है सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन के लिए। सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन के लिए रहता है फाउंडेशन में। इसमें हम जैसे आप पढ़ते हैं ना, सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन में बोरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, बोरिंग्स के बारे में, राइट, सैम्पलिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जिसमें हम एरिया रेशो पढ़ते हैं, क्लियरेंस रेशो पढ़ते हैं, आउटसाइड क्लियरेंस रेशो पढ़ते हैं, ये जो पढ़ते हैं इनसाइड क्लियरेंस रेशो पढ़ते हैं। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी रहती है। बोरिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। ड्रिलिंग के बारे में बताया रहता है। ठीक है, डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन के बारे में बताया रहता है। डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन के बारे में बताया रहता है कि कितनी डेप्थ होनी चाहिए एक्सप्लोरेशन की, मतलब कहाँ पर सैम्पलिंग हमको लेना चाहिए। ठीक है, स्प्रेड फाउंडेशन में कितना लेना, कहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, रोड कट में कहाँ लेना चाहिए,
एम्बैंकमेंट्स में कहाँ ले कितना होना चाहिए, मतलब डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन कितना होना चाहिए। तो ये सब हमें इस कोड में बताया गया है। और इसी कोड में जो हमें बताया गया है, जो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कटिंग एज होती है सैम्पलिंग ट्यूब की 20 mm एक्सटर्नल डायमीटर जो रहता है, उसके लिए जो वैल्यू है वो 6.1 mm होती है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बीम द रिक्वायरमेंट फॉर बॉन्ड इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाई, द इकोनॉमिकल ऑप्शन, कितना क्या इकोनॉमिकल ऑप्शन होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको तो घोटा होना चाहिए, ये फिर पूछेगा इस बार पीएससी में, है ना। बाय प्रोवाइडिंग द स्मॉलर नंबर ऑफ डायमीटर्स बार्स मोर इन नंबर, बस यही आंसर है इसका, यही आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों होता है इस चीज को समझ लो। क्यों होता है इस चीज को समझो। और देखो क्या होता है, एक इक्वेशन होती है टाउ, टाउ डेवलप लिखो इसको, टाउ डेवलप्ड इज ग्रेटर देन टाउ सी। जब अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, फेल मार जाता है शेयर में। ठीक, तो जो शेयर में फेल ना मारे तो उसके कारण हम क्या करते हैं, इस चीज़ को करते हैं, क्या करते हैं इसमें हम स्मॉलर नंबर ऑफ डायमीटर्स बढ़ाते हैं, स्मॉलर डायमीटर ऑफ को हम इंक्रीज कर देते हैं, और मतलब सॉरी स्मॉल डाया बार को यूज करते हैं, मतलब डायमीटर ऑफ बार को हम कम कर देते हैं, और जो नंबर ऑफ बार्स होते हैं वो बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि टाउ बी डेवलप का कुछ फॉर्मूला होता है, वो देखो इसको पेरीमीटर से रिलेटेड होता है, जो कि होता है वी यू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ओ, ये पेरीमीटर है, ओ मतलब पेरीमीटर, इन मल्टीप्लाइड बाय जे इंटू डी। ठीक है, जे है लीवर आर्म वेक्टर और डी जो है डेप्थ ऑफ दिस सेक्शन, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ दिस सेक्शन। ये देखो समीशन ऑफ ओ क्या है ना, टोटल पेरीमीटर ऑफ बार्स। ठीक है, टोटल। अब जैसे मान लो आपने कम स्मॉल डायमीटर का बार यूज करे हैं और उसमें नंबर ऑफ बार्स अगर आपने बढ़ा दिए तो ये पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या? पाई डी होता है पेरीमीटर, क्या होता है पाई डी, डी क्या है, डाया ऑफ बार। ठीक है, तो इसमें आपने डायामीटर कम का यूज करा लेकिन नंबर ऑफ बार्स आपने बढ़ा दिए, एन बढ़ा दिया, तो इसमें क्या होगा कि समीशन ऑफ ओ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर ये इंक्रीज कर गया तो टाउ वी डेवलप कम हो जाएगा। अब टाउ वी डेवलप अगर टाउ सी से कम हो गया और टाउ सी बढ़ गया तो ये है हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो जाएगा। टाउ सी की वैल्यू फिक्स कर रखी है, दे रखी है टाउ सी की वैल्यू आईएस कोड के अंदर हमें, और जो उसके लिए फॉर्मूला जो रखा है वो 0.2 रूट ऑफ एफ सी के होता है। एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, 0.2 रूट ऑफ एफ सी के, 0.62 रूट ऑफ एफ सी के इंटू 0.62 ना। ठीक है, तो ये होता है टाउ सी, जो कि टाउ सी को आप लिख लो इफ टाउ सी इज ग्रेटर देन टाउ डेवलप का मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। टाउ डेवलप का फॉर्मूला जो था वी यू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ओ जे इंटू डी। टाउ सी की वैल्यू जो होती है, टाउ सी को बोलते हैं परमिसिबल वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, वो जो मैंने बताया है वो टाउ सी मैक्सिमम का फॉर्मूला बताया है 0.62 रूट ऑफ एफ सी के, ये चीज़ अलग है। ठीक है, ये चीज़ अलग है, इसको इससे क्लब मत कर देना नहीं तो फंस जाओगे, है ना। ये जैसे मैं अभी कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, दोनों बातें अलग हैं। ये कोड में दे रखी है बॉन्ड स्ट्रेसेस की परमिसिबल वैल्यू लिमिट स्टेट में, जैसे M20 के लिए कुछ 1.2 होती है और M25 के लिए ये वैल्यू 1.4 होती है। ठीक है, ये टाउ सी की वैल्यू। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ रहती है। तब जब अगर सेफ है तो कोई बात नहीं, और अगर सेफ नहीं है, टाउ भी डेवलप आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर डायमीटर का बार का यूज़ करेंगे और उसका डायमीटर बढ़ा देंगे, मतलब नंबर ऑफ बार्स उसके बढ़ा देंगे तो पेरीमीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो टाउ भी डेवलप की है वो कम हो जाएगी।
ठीक है, तो ये था आज का सेशन, और नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। आई होप आपने एंजॉय करा होगा लेक्चर को, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।